नहीं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इंग्लिश ग्रामर बूस्टर बैच में पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि टेंस का सेंटेंस सीख चुके हैं कि सेंटेंस का टेंस कैसे पहचानते हैं, और हमने सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस हम कर चुके थे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अफर्मेटिव कंप्लीट करने के बाद नेगेटिव सेंटेंस यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके लिए क्या स्ट्रक्चर रहता है इसकी बात करते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है इसमें माय डियर स्टूडेंट्स बड़ा इजी है, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज आ जाता है। सब्जेक्ट हमारा एज इट इज रहता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसके साथ हमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, और उसके बाद हमारा नॉट आता है और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को मेंशन करेंगे, और अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप उसे लास्ट में मेंशन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है। अगर हम बात करें कि सर डू किसके साथ आएगा और डज हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आएगी, तो लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ माय डियर स्टूडेंट्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको जो वर्ब का मीनिंग होता है उसे सेंटेंस में एज इट लिखना होता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। बाकी इसमें हमारा कुछ भी नया नहीं, हिंदी मीडियम वाली ध्यान में हमारा वाक्य के अंत में रह रही एज इट आएगा, बस आपको बीच में नहीं शब्द देखने को मिलेगा। कैसे बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा वह गाली नहीं देती है, वह गाली नहीं देती है। ठीक है भाई, चलिए हमारा सेंटेंस है। सब्जेक्ट पता करना आपको आते ही क्या है, वह हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन वह किसके लिए है, आखिरी में लिखा है ती, तो इसका मतलब हुआ कि जो वह आया है वो एक लड़की के लिए आया है। लड़की के लिए आया है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया। सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अभी मैंने बताया क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं, तो सी के साथ हमारा क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। डज हम तभी लगाएंगे जब सेंटेंस में नहीं वर्ड लिखा है। अगर डज नहीं लिखा नहीं होता तो हम यहाँ डज नहीं लिखते। सी के साथ डज आ गया, नहीं है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नॉट। अब एब्यूज हमारी वर्ब है, एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। तो एब्यूज को हम जो मीनिंग होता है ऐसे से एब्यूज लिख देंगे। इसमें अब आपको एस और यस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सी डज नॉट एब्यूज, किसे, वह गाली, सी डज नॉट एब्यूज, वह गाली नहीं देती। ये हमारा सेंटेंस हो गया, ये हमारे सेंटेंस का क्या बन गया, करेक्ट आंसर बनेगा। बताओ भाई, इसमें आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसी में बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर सेकंड में मैंने लिया, मैंने कहा बच्चे टीवी नहीं देखते हैं, बच्चे टीवी नहीं देखते हैं। इसमें देखो भाई ते आया, चलो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, आपने कहा सर बच्चे, बच्चे तो बच्चों की क्या क्या रखेंगे, चिल्ड्रन। अब आपको याद रखना है चिल्ड्रन हमारा ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है। आप चिल्ड्रन के साथ एस मत लगाइएगा, आप चिल्ड्रंस मत करिएगा। अगर आप चिल्ड्रंस करते हैं तो ये गलत होता है, क्योंकि चिल्ड्रन बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म ऑलरेडी है, उसके साथ हम एस लगा के उसका प्लूरल का प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसीलिए चिल्ड्रंस गलत होता है, चिल्ड्रन सही है। अगर आप चिल्ड्रंस लिखते हैं तो गलत है। पेपर में भी अगर चिल्ड्रंस आता है, एस लगा हुआ आता है तो गलत है। सही हमारा क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। तो हमारा प्लूरल फॉर्म होगा चिल्ड्रन, ये हमारा प्लूरल फॉर्म है। और हमने पढ़ा है कि प्लूरल फॉर्म के साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन डू। नहीं है तो क्या आ जाएगा, नॉट। देखना वॉच हो जाएगा,
चिल्ड्रंस डू नॉट वॉच द टीवी। अब भाई टीवी एक पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है तो टीवी, बच्चे टीवी नहीं देखते। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने कहा मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। नहीं नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ हम डू लगाते हैं, आई प्लूरल होता है। आई डू नॉट रीड हमारा क्या है, पढ़ना, ये वर्ब है। आई डू नॉट रीड बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। आप इससे पहले आ भी लगा सकते हैं, ये हमारा क्या बन गया, करेक्ट है। आई डू नॉट रीड बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस बनाते हैं। चलो भाई, ये तो बात हो गई उनकी कि अगर सेंटेंस हिंदी में आया तो हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। लेकिन क्या जरूरी है कि पेपर में सारे से सवाल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे? नहीं, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा दे, आपसे कहा गया यहाँ क्या आएगा, डू या डज, ठीक है। या आपसे कहा गया यहाँ डू या डज क्या है, दे डू या डज नॉट प्ले द रिंग, ठीक है भाई। एक एग्जाम्पल ये हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यू डज नॉट डू दिस वर्क, नेक्स्ट मैंने लिखा, आपके सामने दो एग्जाम्पल लिए, दे डू या डज नॉट प्ले द रिंग, वह घंटी नहीं बजाता, ठीक है। रिंग, दे डू नॉट प्ले द गिटार लिख लो भाई, गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दे डू या डज नॉट प्ले द गिटार। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है इन दोनों में से या फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है। अब आपसे कहा गया कि दे के बाद यहाँ क्या आएगा, दे हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है सर, डू नहीं, डज तो आ नहीं सकता क्योंकि डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, गलत हो जाएगा, क्या होगा, डू। तो ये हमारा करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकता था ऐसे ही, करेक्ट, यानी कि इसमें से कोई एक चीज ऑप्शन नहीं है कि कौन सा सही है। तो डू डज की फॉर्म में, यानी कि प्लूरल, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ डू डज तो आएगा नहीं, डू सही है तो डू हमारा करेक्ट हो गया, डज हमारा रॉन्ग। दूसरा, हमसे करेक्ट सेंटेंस करने के लिए बात है, यानी कि सेंटेंस में कुछ गलती करके देंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप इस सेंटेंस को करेक्ट करिए, यानी कि सेंटेंस का सही आंसर क्या है, उसका करेक्ट इंप्रूवमेंट क्या बनेगा, आपसे वो पूछा जा सकता है। जैसे देखो, मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 लिया, क्या दिया है, यू डज नॉट डू दिस वर्क, यू डज नॉट डू दिस वर्क, तुम यह काम नहीं कर सकते। सेंटेंस का मीनिंग हिंदी में निकालने की आपको जरूरत नहीं, आपको ये देखना है कि यह सेंटेंस में कोई गलती है। आपने देखा सर, हाँ गलती तो है, क्या है सर, कि सर यू प्लूरल सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब डज आ रही, ये बात तो हमें हजम नहीं हो रही, ये तो गलत बात है सर। हाँ बिल्कुल गलत बात। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा गया करेक्ट द सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट करिए, तो अगर हम इसका करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे इसका करेक्ट आंसर बनेगा यू डज की जगह क्या लिखेंगे हम, डू नॉट, यू डू नॉट डू दिस वर्क, तुम यह काम नहीं कर सकते, यू डू नॉट डू दिस वर्क, यह काम, तुम यह काम नहीं कर सकते, डू नॉट दिस वर्क। और ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस करेक्ट बन गया। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को करेक्ट बनाकर भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इसी में एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 6। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने कहा शी डज नॉट डैश दिस डिश। अब आपके सामने मैंने वर्ब का क्वेश्चन बना दिया, यानी कि मैंने आपके सामने दो ऑप्शन दिए, मेक और दूसरा मैंने दिया मेड। मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया सी डज नॉट डैश दिस डिश, अब मैंने ऑप्शन दिए मेक या मेड।
अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, यानी कि क्वेश्चन जो बन गया वो वर्ब का बन गया, टेंस का नहीं बचा। टेंस का इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए सी है, सी के साथ डज है, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये टेंस का भी पार्ट बन गया। एक पंथ दो काज हो गया, वर्ब भी हो गई और टेंस का भी पूछ लिया, दोनों टॉपिक कवर हो गए। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। आपने कहा सर हाँ, और ये डज हमारी सिंगुलर वर्ब है। जब डज आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, आपने कहा सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है कि नहीं। तो भाई हमारा डज है, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि सेकंड या थर्ड फॉर्म, आपने कहा सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यानी कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा क्या आ जाएगा, मेक आ जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो सी डज नॉट मेक दिस डिश। इस तरीके से यानी कि वर्ब को फिल करने के लिए भी हमारे फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमें हर तरीके से प्रिपेयर्ड होना है, हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है कि क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए आप उस क्वेश्चन को करना। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको अगर इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस से अगर सेंटेंस से क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट से इसे नोट करिए और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से कैसे सेंटेंस बनते, क्या होते, इन सभी के बारे में बात करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में आएगा तो कैसे आएगा, उस सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो फॉर्मेट रहने वाला है इसमें हमारा क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब हमने भी पढ़ा था, डू और डज होती हैं, तो ये हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, इनको पहले लिखा जाएगा। डू और डज लिखने के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट। या अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा। चलिए सॉरी, सब्जेक्ट के बाद अगर आपको सेंटेंस में नॉट देखने को मिलता है तो नॉट पर की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद फाइनली आपको एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन दी गई उसे लिखेंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप सेंटेंस के लास्ट में, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो माय डियर स्टूडेंट्स वो आंसर गलत माना जाता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव है तो आपको उसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहिए और इंटेरोगेटिव तभी हमें पता चलेगा कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या नहीं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या है। डू डज आएगी, सब्जेक्ट आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर हम बात करें कि सर क्या सेंटेंस कैसे आएगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स सेंटेंस आपसे पूछा जाएगा, जैसे मैंने कहा क्या राम स्कूल जाता है, मैंने लिखा क्या राम स्कूल जाता है। इस तरीके की सेंटेंस हमारे पूछी जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स हिंदी में। अब हम इसको क्या लिखेंगे, देखो भाई क्या शब्द जो है, ऐसे शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, ये क्या शब्द से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या शब्द जब सेंटेंस यानी कि वाक्य की शुरुआत में आता है तो वहां जाके हमारा वो क्या कहलाता है, इंटेरोगेटिव होता है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा, ऐसा सेंटेंस आएगा, तो आपको क्या करना है, इसे बनाने का स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके का रहने वाला है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। राम सिंगुलर है या प्लूरल, आपने कहा सर राम सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, तो हम क्या लिखेंगे, डज, फिर क्या लिखेंगे, राम, डज राम। जाना हमारी वर्ब है, गो मीन्स जाना होता है तो क्या लिखेंगे, गो। अब आप कहीं से निकले और आप निकलने के बाद आप डेस्टिनेशन पे जाएंगे, उस डेस्टिनेशन को बताने के लिए हमें टू प्रीपोजिशन यूज करनी होती है। तो गो के बाद हम क्या लिखेंगे, टू, कहाँ जाते हो, स्कूल, और लास्ट में क्या आ जाएगा, स्कूल, और फाइनली हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। डज राम गो टू स्कूल, वह क्या, वह स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसी में बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने लिखा क्या तुम वहां रहते हो, क्या तुम वहां रहते हो। इस तरीके के हम जब लोगों से बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो इस तरीके के हम बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि तुम क्या तुम वहां रहते हो, क्या तुम वहां पढ़ते हो, क्या तुम वहां पढ़ने जाते हो, ऐसे सवाल पूछते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सवालों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते कैसे बनाएंगे इस बात को समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा फिर से वही काम, सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, तुम है।
यू हमारा सब्जेक्ट है और यू सर प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, तो बताओ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी डू या डज में से? आपने कहा सर डू आएगी, तो हमने डू लिखा। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू आ गया। चलो भाई, लिव मीन्स होता है रहना। डू यू लिव? लिव मीन्स होता है रहना। आपको वोकेबलरी आनी चाहिए, वर्ड मीनिंग्स आनी चाहिए कि रहने का रहना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, अगर आपको वर्ड मीनिंग्स नहीं आती हैं, अगर आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिए, जहां पर आपको डेली क्विजेस, मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, एसएसटी की सारी सब्जेक्ट्स रिलेटेड क्विजेस, साथ ही साथ में आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको उस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। उसके लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सब कुछ। आप आइए, पढ़िए, वहाँ क्विजेस करिए, अपने आप को चेक करिए कि आपने जो सीखा वो आपको आता है या नहीं। मल्टीपल सब्जेक्ट की आती हैं, जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस की भी क्विजेस वहाँ पर होती हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या तुम वहां रहते हो? तो हमने लिखा डू यू। लिव मीन्स होता है रहना, डू यू लिव। अब वहां को क्या बोलते हैं? देयर। तो डू यू लिव देयर। और आखिरी में क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। चलिए अगर माय डियर स्टूडेंट्स क्या अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने कहा क्या मैं खाना नहीं बनाता हूं? क्या मैं खाना नहीं बनाता हूं? अब मैंने लिखा भाई हमारे घर पे बात विवाद हो गया, मैंने कहा भाई हम भी तो खाना बनाते हैं, तो कैसे कह रहे हो कि मैं खाना नहीं बनाता हूँ? मैं खाना नहीं बनाता, बनाता हूँ ना। फिर कैसे कह सकते हो आप कि मैं खाना नहीं बनाता? तो माय डियर स्टूडेंट्स इस तरीके के सेंटेंसेस को भी हम इसी की हेल्प से बनाएंगे। जैसे इसमें हमने लिखा आई। अब हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई जो होता है वो हमारा प्लूरल काउंट होता है। प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू। तो लिखेंगे डू आई, फिर क्या लिखेंगे? नॉट। डू आई नॉट। अगर नहीं है तो हम नॉट इसके बाद ही लिखेंगे। फिर आ रही बनाना, डू आई नॉट मेक फूड। और आखिरी में क्या आ जाएगा हमारा? क्वेश्चन मार्क। माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्या बन गया? सेंटेंस बनकर कंप्लीट। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा आपके सामने। जैसे मैंने लिखा क्या सूर्य पूर्व में उदय होता है? अब आपसे किसी ने पूछा क्या सूर्य पूर्व में उदय होता है? ये हमारा सवाल है। या कि आपसे पूछा गया है क्या सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये वाक्य है। इस वाक्य को हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। देखो सूर्य हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सूर्य तो एक ही है, और ऐसा तो नहीं कि दो चार सूर्य हैं। सूरज की बात चल रही, सन। ठीक है, तो ये एक ही सन है। अब एक सन है तो कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? डज। अब भाई सन एक स्पेसिफिक चीज है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैं? तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे था? तो लिखेंगे डज द सन। अब हमारा क्या हो जाएगा? राइज मीन्स होता है उदय। द सन, डज द सन राइज इन द ईस्ट? इन द ईस्ट। क्या सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में राइज होता है? ये आपसे पूछा गया। तो डज द सन राइज इन द ईस्ट, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। ऐसे हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, कर पाएंगे। ये तो बात हो गई हमारी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की। लेकिन सर क्या हमसे इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछे? बिल्कुल पूछे जाएंगे। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जाएंगे मैं बताता हूं आपको। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 5। जैसे मैंने कहा डू यू डैश माय डियर स्टूडेंट्स मैंने एक आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, डू यू डैश कॉफी लाइक या लाइक। आप मुझे बताइए क्या आपके अकॉर्डिंग आंसर सही रहने वाला है। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाया करो। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, जिससे हमें भी पता चलता है कि हाँ आप जब क्लास देख रहे थे, आपके सामने ये क्वेश्चन जब आया तो आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज थी, यानी कि आप इस चीज़ के बारे में जानते थे। यानी कि आप ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं आपके सामने, आपको आता है कि आप कर सकते हैं, तो उसे करने की कोशिश किया करो, आंसर दिया करो। जब आप आंसर दोगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे या आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आता है। तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो भाई सामने वाले को भी ये चीज़ आती है, तो कॉन्फिडेंस दोनों का बूस्ट होता है।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने लिखा डज सी नॉट, डज सी नॉट टीच मैथ। आपके सामने ऑप्शन है टीच या टीच। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 6 के बाद 7। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 एग्जाम्पल्स उसकी लिखा है। पहला, फिर एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। डू यू डैश कॉफी। अब आपसे पूछा गया है डू यू डैश कॉफी, आपके सामने ऑप्शन है, यानी कि बर्फ फिल करनी है आपको। लाइक आएगा कि लाइक आएगा। चलो भाई, चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ हमारा यू क्या है, सब्जेक्ट। यू क्या है, सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है ये, सिंगुलर है प्लूरल? आपने कहा सर प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। सर ये हेल्पिंग वर्ब डू आ गई, तो हमें पता है कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है डू डज, तो डू डज के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये आपको आना चाहिए था। आपको ये आता है तभी जाके आप देखेंगे कि आपको पता होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है। तो बताओ भाई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि ये है? तो आपने कहा सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लाइक होती है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। लाइक हमारा गलत हो जाएगा। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, इस फिल इन द ब्लैंक्स में इन दोनों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर क्या होता? लाइक। तो यहाँ क्या आ जाता? लाइक। डू यू लाइक कॉफी, हम किसी से पूछते हैं डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक टी, डू यू लाइक केक। किसी से आप उसकी हॉबीज पूछ रहे हैं, और जब भी आप इस तरीके से सेंटेंस पूछते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो वो आपको आंसर सिर्फ यस और नो में देगा। किस में आंसर देगा? यस और नो में देगा। मैंने आपको सेंटेंस टॉपिक पढ़ाया था ऑफलाइन में, मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला, एक तो यस नो क्वेश्चन होते हैं, दूसरा WH क्वेश्चन होते हैं। ये हमारे जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जिसमें डू आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, इन सभी क्वेश्चंस जिनमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस का आंसर हम सिर्फ यस और नो में देते हैं। जैसे मैं कहूँ, मैंने आपसे पूछा डू यू लाइक कॉफी, आप कहेंगे यस या नो, यही कहेंगे, यस सर, नो सर, दैट्स इट। इसके अलावा तो कुछ कहेंगे नहीं। मैंने आपसे पूछा डू यू लाइक दिस ड्रेस, क्या आपको यह ड्रेस पसंद है? आप कहेंगे यस और नो, यही कहेंगे कि नहीं। मैंने कहा डू यू लाइक टू प्ले द मोबाइल, आपको मोबाइल चलाना अच्छा लगता है? आप कहेंगे यस और नो, कहेंगे कि नहीं। क्या आप इस बात को किसी और तरीके से कहते? नहीं कहते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी सिर्फ हमने जो सीखे हैं वो ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीख रहे हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। डज शी नॉट डैश मैथ। डज शी नॉट डैश मैथ, ये भी हमारा वर्ब बने। तो हमने देखा कि सर यहाँ शी आया है और शी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डज आई, और हमें पता है सर, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा है कि डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये, और ये तो सिंगुलर फॉर्म है सर, टीचेस तो नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा? टीच। तो हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे? टीच हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डज शी नॉट टीच मैथ, क्या मैथ नहीं पढ़ा सकती, क्या वह मैथ नहीं पढ़ाती है, ये हमारा इसका मीनिंग हो जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है डैश यू प्ले द पियानो। आपके सामने 2 ऑप्शन है, डू या डस। अगर मैं ऑप्शन दूं यहाँ आपको बॉस, तीसरा ऑप्शन मैंने बॉस लिया। अब आपसे कहा गया डैश यू प्ले द पियानो, क्या आप पियानो बजाना जानते हैं, आप पूछ रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ बॉस तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? देखिए कैसे। यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो है लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सर वर्ब तो हमारी सिंगुलर है,
तो सर अब हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है, तो डस, क्या डस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है? आपने कहा सर नहीं यार, बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती नहीं यार, तो क्या आएगा हमारा? डू आएगा। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डू बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पूछा गया, डिड ही प्ले द डीजे, डिड ही प्ले द, आपने सुना नहीं है डीजे बजाने वाले जो ऑपरेटर्स, यस, उन्हीं के बारे में लिखा गया है सेंटेंस। उन्होंने लिखा डिड ही प्ले द डीजे, डिड ही प्ले द डीजे। सर यहाँ ऐसा तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, यहाँ डिड लिखा या ही लिखा प्ले, इस सेंटेंस में तो कोई गलती नहीं है, पास्ट का सेंटेंस है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, पास्ट में इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम ऐसा लिखा जा सकता है। अब आपसे छोटा सा चेंज है, करेक्ट द सेंटेंस। देखो भाई इसे क्या लिखा जाएगा, ऐसा तो ऑप्शन आएगा करेक्ट द सेंटेंस, इसके आगे लिखा होगा इन सिंपल प्रेजेंट, इन सिंपल प्रेजेंट। इन्होंने सिर्फ इतना लिखा, करेक्ट द सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट, इसका मतलब हुआ सेंटेंस किस स्ट्रक्चर में दिया है? इंटेरोगेटिव में। किस में दिया? इंटेरोगेटिव में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस टेंस को करेक्ट करना है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस बनाना है, ये इसका मतलब है। यानी कि इसमें हमें स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया गया कि आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, नहीं कहा गया। इसका मतलब है कि आपको इसमें पास्ट में दिया गया था, आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, यानी किस में करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाओ, लेकिन आपको स्ट्रक्चर यानी फॉर्मेट इंटेरोगेटिव ही रखना है। इस सेंटेंस का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ। अब हम कैसे बनाएंगे इसका मैं आंसर थोड़ा यहाँ आप लोग नीचे बताना चाहूंगा। इसका जो आंसर बनेगा तो हम क्या लिखेंगे, अब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के अकॉर्डिंग डिड आएगा कि डू आएगा कि डज आएगा? तो आपने कहा सर डज आएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? डज, फिर क्या आएगा? ही, डज ही प्ले द डीजे, डज ही प्ले द डीजे, क्या वह डीजे बजाता है? ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन, और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये हमारा जो सेंटेंस था, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनकर हमारे सामने इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में हमारे सामने आ चुका है, और इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर जो बनेगा वो यही बनेगा। समझ में आई बात? अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट का आंसर दे दूंगा। समझ में आई बात? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग इसे नोट करिए। अब हम चलते हैं WH क्वेश्चन वाले, यानी कि हम जिन्हें डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि डबल इंटेरोगेटिव से जब सेंटेंस आएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि सर ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। नोट कर लीजिए पहले आप लोग। हाँ, तो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, स्ट्रक्चर फॉर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव कुछ अलग नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, बस हमारा इसमें WH क्वेश्चन वर्ड के लिए फॉर्मेट है। ये WH वर्ड से जब क्वेश्चंस बनते हैं तो कैसे बनेंगे, क्या स्ट्रक्चर रहता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मैं आपको पहले बताऊं कि WH वर्ड्स, यानी कि WH वर्ड्स लिख लेता हूं मैं। यहाँ मैं आपको लिख रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, क्या आते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। अभी मैं आपको क्वेश्चन वर्ड्स भी मेंशन कराऊंगा, क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे। क्वेश्चन वर्ड्स जो दिया होगा सेंटेंस में वही आएगा। फिर आपको डू या डज, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो आप नॉट लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को मेंशन करेंगे, अगर कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसे लिखेंगे, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं। क्वेश्चन वर्ड्स, आपने इस बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड सुने होंगे। क्या WH वर्ड्स तो जानते ही हैं, WH वर्ड्स का मतलब WH से बनने वाले क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि हमारे क्या होते, आपने सुना होगा व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, सुना कि नहीं? वेयर, विच, whom, who, हाउ, और भी बहुत सारे वर्ड्स, ये हमारे WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इस सेंटेंस में आते हैं। अगर मैं बात करूं कि हिंदी में जब वाक्य आएगा, हिंदी में जो वाक्य आएगा उसके वाक्य में कहीं ना कहीं ये शब्द बीच में प्रयोग किए जाते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स,
प्रश्नवाचक यानी हमने जो पहले वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे उसमें क्या, क्यों, ये सारी चीजें शुरुआत में ही पूछी जाती हैं। सेंटेंस की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है, लेकिन जो हमारे डबल इंटरोगेटिव होते हैं, WH क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द सारे के सारे शब्द हमारे बीच में आते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। बाकी हमारा सब कुछ सेम है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो डू। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने कहा रवि कहाँ रहता है। रवि कहाँ रहता है, बड़ा आसान सा सवाल है भाई, लेकिन सवाल में अब इस सवाल का जवाब यानी कि आपसे जब भी ऐसे कोई पूछेगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में तो नहीं दे पाएंगे, या आप कहेंगे रवि वहां कहाँ रहता है, यस रवि रहता है, कहाँ रहता है, यस 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 रवि रहता है, कहाँ रहता है, यस नो 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 नहीं रहता, ऐसे नहीं दे सकते। हमें इसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट में आंसर देना होता है। कैसे आंसर देंगे, चलिए पहले तो हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को लिखा क्या गया है। इंग्लिश में बनाते हैं तो हमारा माइंड स्ट्रिक्स जब भी ऐसे शब्द हमारे कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये शब्द बीच में आए तो सबसे पहले हमें इसी का मीनिंग लिखना है। कहाँ को हम क्या कहते हैं, वेयर। ये तो आपको मीनिंग्स पता है ना इनके, चलो मैं अभी दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ आप लिख ही लीजिए, भी लिख लीजिए साइड में यहाँ वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, क्या होता है क्यों। व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हेन का मतलब होता है कब। हु का मतलब होता है कौन। हुम का हो गया है किसका या किसको, किसका या किसको। इसके बाद अगर हम बात करें हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब होता है कैसे, ठीक है। वेयर का मतलब होता है कहाँ। विच का मतलब होता है किसकी, 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 ठीक है, या जिसका या जिसकी भी सेंस देता है, जिसका या जिसकी, ये इनके हिंदी मीनिंग होते हैं। चलिए भाई बात करते हैं हमारे सेंटेंस की। तो वेयर के लिए कहाँ की स्पेलिंग क्या होगी, वेयर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ले लिखेंगे वेयर। फिर सब्जेक्ट क्या है, रवि। रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज में से डज। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डज, वेयर डज। फिर क्या आएगा, रवि हमारा सब्जेक्ट है, रवि रहना लिव, वेयर डज रवि लिव। ये हमारा क्वेश्चन। ये तो हमसे पूछा गया है कि आप किसी से पूछते, अगर यही बात हिंदी में लिखी अगर आप किसी से इंग्लिश में पूछना चाहेंगे तो आप ऐसे कहेंगे वेयर डज रवि लिव, रवि कहाँ रहता है। तो अब जो भी वो आंसर हम सामने वाला जो होगा वो आपसे रिप्लाई करेगा, रवि लिव इन द नियरेस्ट, रवि लिव इन नियर द SBI ATM, SBI ATM, रवि जो है SBI के ATM के पास रहता है। रवि लिव नियर, रवि लिव्स नियर द SBI ATM, रवि SBI ATM के पास रहता है, ऐसा आप रिप्लाई कर सकते हैं। जो भी उसका एड्रेस रहेगा आप उसे वो अप्लाई बता देंगे, रिप्लाई करेंगे। तो माय नेक्स्ट इस तरीके से क्वेश्चंस पूछें भाई। हम भले ही सीख ग्रामर रहे लेकिन आपको ये भी सीखना है कि बोलने में हम इन्हें कहाँ यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करो, मैंने कहा तुम इंग्लिश ग्रामर, मैंने कहा तुम इंग्लिश ग्रामर कब पढ़ते हो। पढ़ते की जगह इंग्लिश ग्रामर, तुम इंग्लिश ग्रामर कब याद करते हो, याद, तुम इंग्लिश ग्रामर कब याद करते हो। अब आपसे पूछा किसी ने क्यों, क्वेश्चन आंसर तुम कब याद करो, तुम क्वेश्चन आंसर कब याद करते हो, तुम पढ़ाई कब करते हो, तुम कब इसको पढ़ते हो, कब कोचिंग जाते हो। ऐसे सवाल हमसे बहुत पूछे जाते हैं। तो ऐसा टाइप के जो सवाल पूछे गए हैं वो हमारे इसी सेंस में पूछे जाते हैं। कैसे बनाएंगे, चलो भाई यहाँ हमारे पास क्या वर्ड आया, कब। कब का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, फिर क्या आएगा हमारा डू, किसके अकॉर्डिंग आए, यू के, व्हेन डू यू
व्हेन डू यू, अब इसमें कहीं भी नहीं लिखा हमारा नॉट, नहीं आया। याद करना, लर्न मीन्स होता है व्हेन डू यू लर्न, व्हेन डू यू लर्न इंग्लिश ग्रामर। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इंग्लिश ग्रामर, और ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। जो आपसे पूछा गया हिंदी में उसका मीनिंग निकल के आ गया। क्या कहा गया है, देख लो भाई, व्हेन डू यू लर्न इंग्लिश ग्रामर, व्हेन डू यू लर्न इंग्लिश ग्रामर, आप इंग्लिश ग्रामर कब पढ़ते हो। यहाँ आपसे ये भी पूछा सकता, व्हेन डू यू गो टू कोचिंग, तुम कोचिंग कब जाते हो। भाई आपसे क्या पूछा जा सकता, व्हेन डू यू गो टू कोचिंग, व्हेन डू यू गो टू कोचिंग, तुम कोचिंग कब जाते हो। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता, तुम कोचिंग कहाँ जाते हो, वेयर डज, वेयर, तुम कोचिंग कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो टू कोचिंग, कोचिंग के लिए कहाँ जाते हो। भाई डेस्टिनेशन पॉइंट तो हमें बताना है तो प्रीपोजिशन यूज करेंगे, बाकी हमारा तरीका यही रहेगा, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो बताओ भाई, ऐसे सेंटेंस बनाने में आपको कोई दिक्कत तकलीफ होगी कि नहीं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा आप लोगों को, हम बिल्कुल भी आलस नहीं करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते, जैसे मैंने कहा अनुज के पिताजी, अनुज के पिताजी, अनुज के पिताजी कहाँ रहते हैं। अब आपने ऐसे भी पूछते हैं, आप मान लीजिए किसी से कुछ एड्रेस पूछना है कि वो कहाँ रहते हैं, या उनके पिताजी कहाँ रहते हैं, उनके मामा जी कहाँ रहते हैं, उनके सर कहाँ रहते हैं, या उनके भाई कहाँ रहते हैं, उनके भाई, ऐसे किसी से एड्रेस पूछते हैं तो हम कैसे पूछेंगे, इस बात को भी समझते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अनुज के पिताजी कहाँ रहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अनुज के पिताजी, फादर ऑफ अनुज, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं अनुज फादर। नाउन केस में पढ़ेंगे, नाउन इन अपोजिशन, नाउन पोजीशन हम पढ़ते हैं तो उसमें जब किसी नाउन को बताना होता है, यानी नाउन के साथ उसका पोजीशन दिखाना है कि ये इनके पिताजी हैं, अधिकार बताना है, तो हम वहाँ अपॉस्ट्रोफी एस करते हैं नाउन के साथ। ठीक है, वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें ये बात कहना है कि सेंटेंस बनाएंगे कैसे, कहाँ पहले आया है, तो सबसे पहले कहाँ को क्या लिखेंगे, वेयर, क्या लिखेंगे, वेयर। ठीक है, वेयर के बाद क्या आएगा, अनुज के पिताजी, पिताजी तो अनुज के एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं, अनुज के पिताजी एक ही बात है, एक ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं करना कि अनुज के दो चार पिताजी हैं, क्या नहीं है भाई, पिताजी एक ही होते हैं। ठीक है, तो पिताजी एक ही हैं। अब आप सिंगुलर है, अनुज और पिताजी को अलग अलग मत करिए, एक ही है दोनों, एक ही इंसान है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वेयर डज। अब हम यहाँ अनुज के पिताजी को कैसे लिखेंगे, वेयर डज अनुज फादर, अनुज के लिखेंगे, उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी फिर एस, और यहाँ लिख देंगे फादर, अनुज फादर, वेयर डज अनुज फादर लिव। ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप अनुज फादर की जगह, इतने की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, वेयर डज द फादर ऑफ अनुज, वेयर डज द फादर ऑफ अनुज लिव। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, दोनों तरीके, अनुज फादर आप ऐसे लिख सकते हैं, या द फादर ऑफ अनुज ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक पिताजी की बात चल रही, फादर ऑफ अनुज, वेयर डज द फादर ऑफ अनुज लिव, अनुज के पिताजी कहाँ रहते हैं, इस तरीके से भी हम सेंटेंस लिख सकते हैं और बना सकते हैं। तो मैंने माय डियर स्टूडेंट्स आपको दोनों तरीके बता दिए, पेपर में किसी भी तरीके से आए तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आराम से तसल्ली से ध्यान से समझिए और फिर क्वेश्चंस को करिए, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क एस्टेस आ गई। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे पास सेंटेंस बनाने के लिए आते हैं और हम सेंटेंस बनाते हैं। ये तो माय डियर स्टूडेंट्स वो बात हुई कि सर हमें यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस दिए रहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में बनाएंगे। अब और कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, यहाँ से माय डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं आपको कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा और आपको बताना है, अगर आपने चीजों को अभी तक समझ रखा है सही से, आप सही कर पाएंगे, वरना गलत हो जाएगा। चलिए पहले आप इसे नोट करिए, फिर मैं आपको आगे की चीजें कराता हूँ। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं और समझते हैं कि और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले आप लोग नोट करिएगा, मैं एग्जांपल्स कराता चलूंगा, आपको लिख रहा हूँ अभी।
हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें इन क्वेश्चंस को करना है। माय डियर स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग बात क्या है वो मैं बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी वेरी मोस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, अक्सर क्या होता है कि जब क्वेश्चंस को एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जाता है तो गलतियां कहाँ होती हैं, अक्सर स्टूडेंट्स किस चीज़ को गलती करता है, यानी किस चीज़ की उलझन में फंसकर गलतियां कर देता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। बाकी ऐसा नहीं कि बाकी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए वन बाय वन सभी को करते हैं। पहला, डज वाई ही नॉट लिव देयर। डज वाई ही नॉट लिव देयर, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका हिंदी मीनिंग निकाल लें, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका हिंदी मीनिंग निकालना आना चाहिए। दिस इज डजेंट मैटर। आपको ये आना चाहिए कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बस ये आना ज़रूरी है। अगर आपको ये आता है तो आप इन सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम पहले सेंटेंस की। डज वाई ही नॉट लिव देयर, हमसे क्या दिया गया बगल में, करेक्ट द सेंटेंस, यानी कि कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में गलती है। आपने कहा सर बिल्कुल है। किसी किसी में क्या मन कर रहा हो, सर देखो भाई पहले आ गया, सर बाद में लिखा, इसे पहले आना चाहिए था। समझ गए हम कि आपको ये चीज समझ में आ रही, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स करेक्ट द सेंटेंस कहा गया। तो आप बताइए कि इसका सेंटेंस का करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे। क्या आप ऐसे लिखेंगे व्हाई डज, आप इससे अकेला ऐसे लिखेंगे व्हाई डज। अगर माय डियर स्टूडेंट्स आप सोचते हैं कि हम पेपर में लिख दें सर डज से पहले वाई आना चाहिए तो वाई के बाद डज आना चाहिए, ऐसे लिख दें और हमारा आंसर सही हो जाएगा, जी नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपकी तरफ से आंसर सही है लेकिन एग्जामिनर की तरफ से गलत है। उनने पूरा सेंटेंस करेक्ट करने के लिए कहा है। जब आप सेंटेंस करेक्ट करेंगे तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, सो अवर राइट आंसर इज दैट, क्या आ जाएगा, पहले हम वाई लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा डज आएगा, डज के बाद ही आएगा, ही के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद लिव आएगा, लिव के बाद आप देयर लिखेंगे और लास्ट में जाके हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ये हमारा इसका करेक्ट सेंटेंस बना है और आपको ठीक इसी तरीके से आंसर लिखना है। आंसर लिखना भी मायने रहता है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप एग्जाम में आंसर सही से लिखकर नहीं आते तो आपके मार्क्स कटना कंपलसरी है, काट ही लेंगे क्योंकि आपने सही आंसर अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं लिखा। तो ये हमारा सेंटेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और आप सोचिए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स जब हम पेपर कर रहे होते तो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट भी होता है, दूसरा हमारे अंदर बहुत डर होता है कि हाँ इंग्लिश ग्रामर के तो क्वेश्चन हमें आ ही नहीं रहे, अब हम क्या करें। जो क्वेश्चन हमें आते भी हैं हम अक्सर इस डर की वजह से उनको भी गलत कर देते हैं, या एक्साइटमेंट में जब हमारे सारे क्वेश्चन सही है, अरे अब तो हम सारा पेपर कर लेंगे, अब तो हमारे पेपर अच्छे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम कर लेंगे। एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट हमारे लिए नुकसान देता है। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ेंगे, फ्लो में, दिस, और फिर आप जब 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमें भूल जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था और हमें क्या करना था। फिर हम देखेंगे अच्छा, तो हमारा समय ज़्यादा लगता है। जब समय किसी चीज़ में ज़्यादा खर्च होता है और आंसर हम नहीं ढूंढ पाते तो हमारा दिमाग खराब होता है और कहीं ना कहीं आंसर गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमें गलती नहीं करनी है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा। पर ये क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाई अनुज डज नॉट लाइक दिस शर्ट। सबसे पहला काम है जो आपने क्वेश्चन पढ़ा इसमें गलती क्या है वो समझो। सर भाई सही है लेकिन भाई के बाद तुरंत अनुज आ गया, सर ये बात गलत है। और अनुज के बाद हेल्पिंग बारी डज, ये बात गलत है। डज को सर यहाँ होना चाहिए था, अनुज को यहाँ होना चाहिए, ये गलती है। यानी कि हमारा विशेष ध्यान जाएगा कि हमें सर इन तीनों में सही सीक्वेंस पकड़ना है। चलो भाई, फिर उसके बाद लिखा नॉट लाइक दिस शर्ट, बाकी यहाँ इस पार्ट में कोई गलती नहीं। हमें समझ में आ गया सर इतने से हिस्से में गलती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पेपर में हम सिर्फ इतना हिस्सा ही इस चारों ऑप्शन में देखें। माय डियर स्टूडेंट्स मैंने ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अक्सर हम यही गलती करते हैं, हर एक स्टूडेंट यही गलती करता है, वो सिर्फ ये देखेगा कि इतने हिस्से में गलती है
वो सिर्फ स्टार्टिंग में ये देखेगा कि ये सीक्वेंस कहाँ से ही है, और जैसे ही उसने देखा वाई डज अनुज डू आ गया, डज नहीं है, गलत है ये तो ऑप्शन है। वाई डज अनुज सही है, इसी को मार्क कर देगा। ठीक है भाई, फिर आपने आगे वाले दो ऑप्शंस नहीं देखे। अब ये तो बात अच्छी है कि यहाँ ये वाला आपका यही ऑप्शन सही होने वाला है, बट माय डियर स्टूडेंट्स अगर यही ऑप्शन आपको लास्ट में दिया जाता, आप ऑप्शन सी को देखते, इसे सही कर देते, अरे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो हमें ध्यान रखना ये गलती होती है। तो हम जब सेंटेंस ऑप्शंस चेक करेंगे तो सेंटेंस का पूरा ऑप्शन चेक करना है भाई, ठीक है। तो क्या देखिए, वाई अनुज डज नॉट, तो हमें पहले क्या लिखना होगा, वाई फिर उसके बाद डज फिर उसके बाद अनुज। वाई अनुज डू आया, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, वाई डज अनुज आया, ठीक है। देखो भाई वाई डज अनुज सेम सीक्वेंस बन गया, सही है, बिल्कुल सही। फिर उसके आगे की चीज़ों को भी पढ़ो। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने इसमें देखा वाई डज अनुज आया, तो हम इमीडिएटली कहते हैं अरे सर यही आंसर है हमारा, और फटाफट से इसे मार्क कर देते हैं। बेसिकली हमने इसको पूरा नहीं देखा, तो गलती क्या हो गई इसको समझिए। वाई डज अनुज लिखा, ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या था, नॉट लाइक। यहाँ वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई, और हम जानते हैं कि डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, सेकंड फॉर्म तो नहीं आती। अब आप पेपर में ये आंसर करके आए तो आपका ये आंसर तो गलत हो गया कि नहीं। हम इस कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमारे द्वारा जो आंसर मार्क किया गया था वो 100% सही था, लेकिन बेसिकली जब आंसर शीट चेक होती है तो वहां पे हमारी ये गलती पकड़ी जाती है और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। फिर हम भी शॉक्ड होते हैं, अरे यार ये नंबर कट कैसे गए, तो उसका रीजन यही होता है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स जब भी ऐसे सवाल आए आपको पूरे सेंटेंस को देखना है। माय डियर स्टूडेंट्स पूरा सेंटेंस चेक करिए कि सब कुछ सही है या नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो हमारा ए ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने देखा वाई डज अनुज, इसमें सब सही है, नॉट भी आया, ठीक है, लेकिन यहाँ लाइक्स आया। डच के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो भाई ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, वाई डज अनुज, ठीक है, वाई डज अनुज सही है, नॉट सही है, लाइक सही है, दिस सही है, सर्च सही है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। माय डियर स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट्स आपकी क्लास के बच्चे, आपके क्लासमेट्स, सभी स्टूडेंट्स ज़्यादातर ऐसे सवालों में बहुत गलतियां करते हैं, और माय डियर स्टूडेंट्स एग्जामिनर ऐसे सवाल जरूर देगा। अगर उसे अच्छे क्वेश्चन यानी कि पेपर इजी आ रहा है और गलती करानी है तो वो ऐसे क्वेश्चन जरूर देगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। लिखा है वेयर डज सी डैश मैथ, वेयर डज सी मैथ, अरे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे ऑप्शंस देखते हैं, टीच, टीच, टीचिंग, टीच, टीच, टीचिंग, इनमें से क्या आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि वेयर डज आया है, ओके सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। यहाँ पे जो आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब डज है, तो सर यहाँ टीच होगा कि टीच, टीच नहीं होगा, टीचिंग हो ही नहीं सकता, क्या होगा, टीच होगा, तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। अब आपको नॉलेज होनी चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव में आएगी, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तभी जाके हमारा आंसर करेक्ट आएगा। तो हमें ऐसे करना था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हेन डैश यू वेक अप, व्हेन डैश यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो भाई यहाँ हमारा यू आया है, ये सब कुछ ठीक है, हमें बस ये देखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। तो ऑप्शंस पे जाते हैं, डू आएगा कि डैश। हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, यू कैसा है, प्लूरल, प्लूरल के साथ डैश आएगा, नहीं आएगा, तो क्या राइट आंसर बनेगा, डू। तो हमारा यहाँ क्या राइट आंसर बनता है, डू बनता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, डैश डैश ही नॉट ज्वाइन द डिनर, डैश डैश ही नॉट ज्वाइन द डिनर, भाई डिनर क्यों ज्वाइन नहीं करता, भाई क्यों ज्वाइन नहीं किया। यहाँ हमें इस सेंटेंस को पढ़ने से, मैंने कहा था ना मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दैट इज, यही है वो। अब आपके सामने 4 क्वेश्चन वर्ड दिए गए, हमारा मन क्या लगा, व्हाट डज ही नॉट ज्वाइन द डिनर, व्हाई डज, वेयर, व्हेन, अब लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड सही हैं और सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड यहाँ नहीं आ सकते। अब हमें सेंटेंस में समझने वाली बात है, वाई का मतलब होता है क्यों, वर्ड का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, वैन का मतलब कब। कब हमसे समय की बात पूछी जा रही, क्या यहाँ किसी समय की बात चल रही है, नहीं चल रही है, तो सर हमारा वैन तो हो ही नहीं सकता। वेयर किसी जगह की बात चल रही, डिनर किसी, भाई जहाँ डिनर हो रहा था उस जगह को ज्वाइन नहीं किया, अरे भाई नहीं, डिनर ज्वाइन नहीं किया, जगह की ज्वाइन करने की बात ही नहीं हो रही। क्या, क्या ज्वाइन नहीं किया, नहीं, क्या का कोई सेंस नहीं, क्यों ज्वाइन नहीं किया, रीजन पूछ रहे हैं, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, तो वाई, वाई का सेंस आ रहा है, वाई का सेंस आ रहा है, तो हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा,
वाई। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे और ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हमने तीनों चारों स्ट्रक्चर्स पूरे कंप्लीट कर लिए। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट्स की वो सारी चीज़ें सीखनी है जो भी एग्जाम्स में बनती हैं। बच्चे उनको भूल जाते हैं कि ये भी ऐसे सेंस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम सीख रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे कैसे सेंटेंस वहाँ से बन सकते हैं, क्या वहाँ से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बनते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। उनके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही इन क्लासेस को उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल अच्छे से बेसिक से और सारी चीज़ों को समझते हुए सीखना चाहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।